नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी गंध लेकर। ये कहानी मैंने 31 मार्च 2008 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी गंध। वर्षों हो गए। रात्रि भोजन के पश्चात मैं और निधि नित्य इवनिंग वॉक पर निकलते हैं। पत्नी के साथ बतियाते हुए नरम घास पर टहलना उसे दिन भर के क्रियाकलापों का लेखा जोखा देना एवं उसके साथ मन का रेचन करने के पश्चात जो आत्मिक आनंद मिलता है, उसके आगे स्वर्ग के सुख भी फीके हैं। मन अनजाने ही एक विचित्र उल्लास से भर जाता है। बात सुख की हो अथवा दुख की, हृदय में पीड़ा हो या प्रसन्नता अथवा अन्य किसी प्रकार की अनुभूति क्यों न हो, मन को बांटते ही मन प्रफुल्लता से ऐसे झूमने लगता है जैसे बगीचे में वृक्ष। दुख को बांटने से दुख आधा हो जाता है एवं सुख दोगुना। मानव मनोविज्ञान का यह अबूझ रहस्य है। वे लोग कितने अभागे हैं जो अपना मन नहीं बांट पाते। परिस्थितिजन्य ऐसा हो तो बात समझ भी आती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आदतन अथवा अहंकारवश अपने मन की गांठें नहीं खोलते। इनमें से अधिकांश मनोचिकित्सकों के ग्राहक बन जाते हैं। गांधी पार्क हमारे घर से आधे फरलांग की दूरी पर है। हम अक्सर यहीं घूमने आते हैं। अभी यहाँ टहलते हुए हमें आधा घंटा से ऊपर हो चुका है। मैंने निधि को सब कुछ बता दिया है। आज ऑफिस में क्या क्या हुआ, किस किस से झगड़ा हुआ, किसको मैंने पटखनी दी एवं किसने मुझे। मैं उसे यह भी कहता रहता हूँ कि मैं एक स्मार्ट वर्कर हूँ एवं अब तक वह यह भी जानती है कि त्रिवेदी एवं परमार से इनकी बिल्कुल नहीं बनती। दोनों कामचोर हैं। उन दोनों को तो मैं आज तक नहीं कह पाया। हाँ, पत्नी को कहकर मन की भड़ास जरूर निकाल लेता हूँ। निधि भी अब मेरे स्वभाव को जानती है। वो अक्सर कहती है कि सभी पुरुष एक से होते हैं, भाप के इंजन की तरह। उन्हें अतिरिक्त स्टीम बाहर फेंकने के लिए अवसर चाहिए। वह यह भी मानती है कि ऐसा करना इंजन एवं यात्री दोनों के लिए हितकर है। कई बार मुझे उसकी बातें अच्छी लगती है तो कई बार इतनी उलझन भरी कि मैं झुंझला उठता हूँ। तब मुझे वो ऐसी पहेली लगती है जिसका उत्तर जानने के बाद भी मुझे लगता है उत्तर सही नहीं है। मेरी पत्नी में कुछ विशिष्ट गुण हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुझ में भी कुछ विशिष्ट गुण हैं। उसकी याददाश्त बहुत तेज है। घर का हिसाब उसकी अंगुलियों पर रहता है। सभी रिश्तेदारों की बर्थडे तक उसे याद है। हिसाब दूध वाले का हो, सब्जी वाले का अथवा किराने वाले का, अंततः सभी जानते हैं कि निधि को हिसाब में गच्छा नहीं दिया जा सकता। मुझे इन बातों पर सर खपाना बेवकूफ़ी लगती है। वह अक्सर अलापती है कि जो घर का हिसाब नहीं रख सकते वे जगत का क्या रखेंगे। बहरहाल इन छोटे छोटे युद्धों के बीच भी हम सुखी दंपति हैं। मनुष्य का दाम्पत्य जीवन सुखी हो तो समझो उसने किला फतेह कर लिया। जिन पति पत्नियों में आपसी विश्वास एवं सद्भाव नहीं होता, वहां संबंध कितने बेरूह हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वॉक करते हुए मैं चलता कम, सोचता अधिक हूँ। शायद इसीलिए मेरे कदम खोपड़ी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। बिना कहानी कभी तो इतना तेज चलता हूँ जैसे हिरण कुलांचे भर रहा हो, तो कभी इतना धीरे जैसे हाथी झूमते हुए चल रहा हो। वापस लौटते हुए हम काबरा के घर के आगे से निकल रहे हैं।
यकायक मैं एवं निधि थोड़ा गंभीर हो गए हैं। ओह, आज 13 मई है। पूरे 5 वर्ष हो गए। कहते कहते निधि का दिल भर आया है। समय हवा की तरह सन्न से निकल जाता है। एक गहरी श्वास लेकर मैंने उत्तर दिया। हमारी चाल की गति अब धीमी पड़ गई है। दोनों जाने किन स्मृतियों में खो गए हैं। काबरा के घर से मेरा घर 100 कदम के फासले पर है, पर घर पहुंचते पहुंचते मैंने मात्र मेरे अथवा निधि की पदचाप सुनी है। एक नीरव सन्नाटा मेरे भीतर उतर आया है। हम दोनों चुपचाप भीतर चले आए हैं। अपनी दोनों हथेलियां सर के नीचे रखे मैं पलंग पर लेटा हूं। निधि ने अभी अभी स्विच ऑफ किया है। कमरे में गुप्त अंधेरा हो गया है। निधि भी चादर तानकर लेट गई है। काबरा की यादें शनि शनि मेरे हृदय पटल पर ऐसे दस्तक देने लगी हैं जैसे न चाहते हुए भी चोर दबे पांव घर में चला आता है। मन के खुले आकाश पर स्मृति मेघों को उमड़ने से कौन रोक पाया है। ये मेघ अकेले भी तो नहीं उमड़ते, इनके साथ ही कड़कती है उन एहसासों की बिजलियां जो अनेक बार मनोवृक्ष को आमूल चूल हिला देती है। यकायक मैं ऊपर से नीचे तक सिहर उठा हूं। काबरा जैसा बिंदास आदमी मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया। उसकी पत्नी दीपिका भी वैसे ही मस्त एवं हरफन मौला थी। वैसे उसका पूरा नाम हरवंश काबरा था। प्रारंभ में मैं उसे हरवंशी ही कहता था, पर बाद में हमारी अंतरंगताओं के चलते जाने क्यों काबरा नाम ही मेरे मुंह पर चढ़ गया। तब वो मेरी उम्र से 3-4 वर्ष छोटा अर्थात 35 के आसपास रहा होगा। गठा बदन, अपेक्षाकृत नाटा, गोल चेहरा, हल्के घुंघराले बाल एवं पैनी आंखें उसको एक विशिष्ट पहचान देती। दीपिका के साथ चलते हुए कई बार मुझे भ्रम होता कि दीपिका अधिक लंबी है, पर ऐसा था नहीं। पुरुष एवं स्त्री की लंबाई बराबर हो तो पुरुष अपेक्षाकृत ठीक न दिखता है। 7 वर्ष पूर्व काबरा दंपति इसी कॉलोनी में किराएदार बनकर आए थे। हमारी उनसे भेंट इवनिंग वॉक के दरमियान गांधी पार्क में ही हुई। उस दिन मैंने ही पहल कर पूछा था, शायद आप हमारी कॉलोनी में हाल ही में आए हैं। जी हाँ, 2 रोज पहले ही मैंने सारा सामान शिफ्ट किया है। आप कहाँ काम करते हैं? मैंने बात को आगे बढ़ाया। कैनरा बैंक में। इसके पहले 3 साल कानपुर में था। कहते कहते वह कुछ पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, बैंक अधिकारी एवं गडरिया लोहारों में कोई अंतर नहीं होता साहब। दोनों कुछ समय में अपनी गठरी बांध लेते हैं। काबरा का उत्तर पूरा दार्शनिक था। अंततः तो सभी को एक न एक दिन गठरी बांधनी होती है काबरा जी। नौकरी वालों को कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाती है। क्या पते की बात कही है तिवारी साहब। कहते कहते काबरा ने मेरे दाएं कंधे पर हाथ रख दिया था। पहली ही मुलाकात में काबरा ने बिल्ली मार ली। उसकी आंखों एवं बात करने के तरीके में ऐसा सम्मोहन था कि मैंने अनायास ही स्वयं को उसकी ओर खिंचता हुआ महसूस किया। उस दिन काबरा जी ने लौटते हुए हमें कॉफ़ी पीकर जाने को कहा। उसके एवं दीपिका दोनों के निमंत्रण का तरीका इतना प्रभावी था कि मैं ना नहीं कर सका। उनके ड्राइंग रूम में उस रोज हम आधा घंटे बैठे। दीपिका ट्रे लेकर आती, उसके पहले ही काबरा बोल पड़ा, कॉफ़ी तैयार है। जैसे कॉफ़ी दीपिका ने नहीं उसने बनाई हो। इसके पश्चात कुछ देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे, जैसे इसके पहले आप कहाँ कहाँ पोस्टेड थे, आप मूलतः कहाँ के हैं, आदि आदि। मैंने भी उन्हें मेरे परिवार एवं व्यवसाय के बारे में
संक्षिप्त परिचय दिया। मिस्टर काबरा बात करते करते कई बार बेतकल्लुफ हंसते। शायद इस तरह हंसना उनकी आदत थी। दीपिका भी उनकी हर हंसी के साथ अपनी मुस्कुराहट जोड़ती। अंततः जब हम उठने लगे तो दीपिका ने बोल ही दिया, बातें करते हुए हंसना हंसाना इनकी आदत में शुमार है। कुल मिलाकर वह शाम बहुत अच्छी बीती। एक छोटी सी मुलाकात में काबरा ने हमारा मन जीत लिया। कुछ रोज बाद मैंने भी उसे ब्रेकफास्ट पर बुलाया एवं फिर तो हमारा मिलना एक क्रम हो गया। काबरा में अनेक खूबियां थी। एक तो वो लतीफ़े इतने जानदार सुनाता कि सभी हंस हंस कर लौटपट हो जाते। दूसरे वो हर काम में बढ़ चढ़कर मदद करता। उसके पास हर समस्या का समाधान था। हमें कुक की जरूरत थी तो उसने तुरंत अपने घर रहने वाले रामदीन काका से कहा, कल से इनके घर भी चले जाना, तुम्हारी आय डबल हो जाएगी एवं इनका काम बन जाएगा। वह इन कार्यों को उत्साह से अंजाम देता। उसकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खूबी जिसने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यमुक्त किया वह थी उसकी गंध शक्ति। उसके सूंघने की शक्ति अतिरेक पर अर्थात असाधारण थी। घ्राण शक्ति कुदरतन सब में होती है, कई व्यक्तियों में अधिक भी होती है, पर इस शक्ति का काबरा में यूं शिखर पर होना मुझे चकित कर देता था। वह जब भी आता घुसते ही कह देता, आज दाल की सब्जी बनी है या आलू की अथवा करेले की। यहां तक कि निधि छत पर होती तो वह बता देता कि भाभी छत पर लगती है। इतना ही नहीं, अनेक बार कोई व्यक्ति घर पर आकर बेल भी नहीं बजाता, उसके पूर्व ही वह कह देता कि फलां व्यक्ति आया है। मैंने अगर 2 दिन पूर्व भी शराब ली हो तो वह बता देता, बरखुरदार आजकल जाम छलक रहे हैं। मैं उसे इशारे से समझाता, अपनी भाभी को नहीं बताना। वह वस्तु ही नहीं, व्यक्तियों को भी गंध से पहचान लेता। इतना ही नहीं, उसे सबकी गंध याद भी रहती। इस अद्भुत शक्ति पर उसे नाज था। उसके इस गुण से अनेक बार मुझे कोफ्त होती। कई बार वह हैरान कर देता, फ्रीज में रखे फलों तक के नाम बता देता। एक बार तो मैंने मजाक में उसे कहा भी, यार तुम काबरा हो या कोबरा, अथवा कहीं पूर्व जन्म में श्वान तो नहीं थे। तब वह ठठाकर हंस पड़ा था। वह इतना खुश मिजाज था कि कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता। ये संसार कितनी विचित्रताओं से भरा है। कई बार लोगों की विशिष्ट प्रतिभाएं, हुनर, शौक अथवा जुनून देखकर आश्चर्य होता है। पता नहीं ये असाधारण लोग होते हैं अथवा असामान्य। अखबारों में अनेक बार ऐसे ही लोगों के हैरत अंगेज कारनामों की खबर पढ़ने को मिलती है। दूरदर्शन पर भी ऐसे अनेक समाचार देखने को मिलते हैं। एक बार मैंने टीवी पर एक व्यक्ति को कांच का सामान खाते हुए देखा। ट्यूब तोड़कर वह ऐसे खा गया जैसे ककड़ी हो। कई लोग मूंछों से गाड़ी तक खींच लेते हैं तो अनेक लोग सीने पर सिल तुड़वा लेते हैं। कुछ अन्य पूरे शरीर में सुइयां घुसेड़ लेते हैं। कई करतब्बाज शरीर को हंटरों से मारकर स्वयं को लहूलुहान कर लेते हैं। मनुष्य सर्वाधिक आश्चर्यजनक प्राणी है। एक बार खबर थी कि एक व्यक्ति जहरीले सांपों के बीच रहता है। रात सोते वक्त अनेक सांप उसके ऊपर से निकल जाते हैं, वह तनिक भी नहीं घबराता। एक अन्य बार 7 साल के बच्चे को मैंने गणित के जटिलतम सवाल सुलझाते हुए देखा था। साक्षात चमत्कार। क्या मनुष्य अपनी किसी भी शक्ति को अतिरिक्त तक ले जा सकता है? क्या ये संभावनाएं हम सब में हैं या परिस्थितिजन्य बन जाती हैं? मनुष्य की कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां
क्या असीम संभावनाओं से भरी होती हैं? इसी संदर्भ में एक बार मैंने एक मनोवैज्ञानिक से भी चर्चा की थी। उनसे वार्ता करते हुए मेरी आंखों में कौतुक उतर आया था। उन्होंने मुझे बताया कि परिस्थितिवश अथवा अभ्यास से कई बार हमारी शक्तियां अतिरेक को छू लेती हैं। सारा खेल ऊर्जा के ध्रुवीकरण का है। अगर ध्रुवीकरण सकारात्मक है तो मनुष्य असाधारण बन जाता है। यही ऊर्जा नकारात्मक राह पकड़ ले तो मनुष्य असामान्य बन जाता है। इस असामान्यता के अनेक रूप एवं अनेक वर्ग भी हैं। इनमें से प्रमुख अवसाद अर्थात डिप्रेशन है, जिसमें मनुष्य जीने की आशा खो बैठता है। मनोगत रोग अनेक प्रकार के होते हैं। पैरानोया रोग में मनुष्य अनेक प्रकार के झूठे एवं काल्पनिक विश्वास पाल लेता है। उन्माद हो जाने पर मनुष्य अकारण ही अति प्रसन्न रहता है। कुछ लोग ओसीडी अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। ऐसे रोगी विचारों से बाहर नहीं निकल पाते। बाध्यता नाम के रोग में मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्यों को किए बिना रह ही नहीं सकता। वह मजबूरन इन कार्यों को करता है। लाख समझाने पर भी वह प्रेरा हुआ पुनः पुनः उन्हीं कार्यों को करता जाता है। उसे इन कार्यों को करने में अद्भुत आनंद आता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, ये सभी रोग आनुवंशिक, लर्नेड यानी सीखे हुए अथवा यौनिक असंतुष्टियों के चलते भी हो सकते हैं। इन सभी रोगों की चिकित्सा संभव है, पर लोग संकोच के मारे हमारे पास नहीं आते एवं अंततः यही रोग हिस्टीरिया, फोबिया एवं सीजोफोनिया जैसे गंभीर पागलपनों में परिणत हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर एक बार गिर लगा जैसे ये सभी असामान्यताएं थोड़ी थोड़ी मुझ में भी हैं। उनका रोगी न बन जाऊं, अतः मैंने किनारा करना ही उचित समझा। जाने लगा तो एकाएक याद आया कि जिस खास कार्य के लिए उनसे मिलने आया हूं वह तो भूल ही गया। जाते जाते मैंने काबरा की असाधारण घ्राण शक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे हाइपेरेस्थेशिया अर्थात अति संवेदनशीलता का रोग बताया। मैंने मनी मन काबरा को डॉक्टर से मिलवाने की भी सोची, पर निधि ने स्पष्ट मना कर दिया। उड़ता तीर न लो, कल को वह और दीपिका भड़क गए तो सारा रिश्ता बिखर जाएगा। मैं भी जाने क्या सोचकर टाल गया। आज मैं एवं निधि काबरा के यहाँ रात्रि भोज पर आमंत्रित थे। डाइनिंग टेबल पर डोंगे ढके हुए रखे थे। काबरा बिना ढक्कन उठाए सूंघ सूंघ कर बता रहा था, इस डोंगे में चावल है, इस वाले में राजमा और इस छोटे डोंगे में धनिया की चटनी। उसने यहाँ तक बता दिया कि रायता फ्रिज में है, जहाँ डीप फ्रीजर में आइसक्रीम भी रखी है। ये सभी बातें वो चाहत से बता रहा था। इतना ही नहीं, ये बातें करते हुए उसका चेहरा प्रफुल्लता से भर उठता, मानो अपनी किसी विशिष्ट इंस्टिंक्ट, ड्राइव अथवा भूख को तुष्ट कर रहा हो। यकायक वो चिल्लाया, अरे अरविंद आया है। उसने बात खत्म ही की थी कि दरवाजे पर बेल बजी। वो तेजी से दरवाजे तक गया। अरविंद को देखते ही बोला, कैसा रहा आज का प्रशिक्षण? बाद में मेरा परिचय करवाते हुए उसने बताया कि अरविंद उसके ससुराल का पड़ोसी है। वहाँ बिजली घर में इंजीनियर है। इधर कुछ रोज प्रशिक्षण के लिए आया है। दीपिका एवं अरविंद दोनों साथ साथ पड़े हैं। फिर जाने क्या सोचकर ठठाकर हंसा और बोला, सारी दुनिया एक तरफ एवं ससुराल वाले एक तरफ। भाई मुझे तो अरविंद की तीमारदारी करनी होगी। पहले तो ससुराल वाला, फिर पड़ोसी एवं तिस पर दीपिका का सहपाठी भी। मैं तो कोई रिस्क नहीं लूँगा।
उस दिन वह कितना खुश था। हाल ही में उसका प्रमोशन भी हुआ था। यह भोज इसी खुशी में रखा गया था। उस दिन खाना तो लजीज था ही, उसके द्वारा सुनाए जाने वाले लतीफ़े उससे अधिक लजीज थे। सभी हंसते हंसते लौटपौट हो गए। इसके पश्चात कुछ रोज तक इसके पश्चात कुछ रोज तक काबरा से मेरा मिलना नहीं हुआ। मैंने निधि को एक दो बार कहा भी तो वह टाल गई। अभी अरविंद जी आए हुए हैं, बार बार जाना उचित नहीं है। हाँ, रामदीन से मुझे अवश्य उसकी खैर खबर मिल जाती। इन्हीं दिनों अचानक व्यावसायिक कार्यों से 10 रोज के लिए मुझे अमृतसर जाना पड़ा। जाने से पूर्व काबरा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं मिल पाया। अमृतसर जब भी कार्य से खाली होता अथवा होटल में अकेला होता, मुझे काबरा एवं उसके लतीफ़ों की याद हो आती। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठता। सुखद समय की स्मृतियां चिरजीवी होती हैं। एकाकीपन के खाली प्याले में यही स्मृतियां शराब का सुरूर देती है। मैं वापस लौटा तो घर में मातम छाया था। निधि के चेहरे पर तनाव एवं दुख के चिन्ह स्पष्ट थे। मुझे देखते ही उसकी गिग्गी बंध गई, आंखों से आंसू बह निकले। मैं हैरान था। रामदीन काका रसोई में ही खड़े थे। मैंने चीख कर पूछा, क्या हो गया? काका धीरे धीरे रसोई से बाहर आए एवं मेरा हाथ पकड़कर हॉल के दूसरी तरफ ले गए। बोलने के पहले उनका गला रुंध आया। बाबूजी, बहुत बुरी खबर है। कल सुबह काबरा साहब का स्वर्गवास हो गया। हमने आपको सूचित करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक आप अमृतसर छोड़ चुके थे। मेरे ऊपर की सांस ऊपर एवं नीचे की नीचे रह गई। नसों में लहू जम गया। मैं संयत हुआ तो रामदीन ने सारी बात विस्तार से बताई। परसों रात काबरा जी थोड़ी देर से आए। उस दिन उन्हें अरविंद जी को छोड़ने स्टेशन जाना था, पर किसी आवश्यक बैठक में मशगूल होने के कारण वे नहीं जा पाए। रात घर पहुंचे तब तक अरविंद जी जा चुके थे। उस रात मैं घर पर ही था। वे खाना खाकर आए थे, अतः तुरंत सोने के लिए चले गए। कुछ देर पश्चात काबरा जी के कमरे से जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। उनमें एवं बीबी जी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। काबरा जी तेज आवाज में कहे जा रहे थे, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बरामदे में लेटा मैं सब कुछ सुन रहा था। यकायक कमरे की चिटकनी खुली। काबरा जी बाहर आए एवं धम्म से फर्श पर गिर पड़े। शायद उन्हें तीव्र हृदयाघात हुआ था। मैं दौड़कर डॉक्टर बुलाने के लिए भागा। वापस आया तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कहते कहते रामदीन की आंखें गीली हो गई। गमछे से आंखों की कौर पोंछते हुए उसने जब असली बात बताई तो मेरे होश उड़ गए। बाबूजी, उस रात कमरे में जाने के पश्चात काबरा जी बीवी जी के साथ लेटे तो उन्हें दीपिका जी के शरीर में एक विशेष गंध लगी। वे लगातार उसे सूंघते ही गए। सूंघते सूंघते मानो वे पागल हो उठे। उनका होश जाता रहा। कुछ रुककर रामदीन ने जब अंतिम बात का खुलासा किया तो मैं हैरान रह गया। बाबूजी, उस रात घर छोड़ने के पूर्व अरविंद जी बीवी जी के साथ हम बिस्तर हुए थे। मैंने स्वयं उन्हें बीवी जी के कमरे में जाते हुए देखा था। कैसी विडंबना है जिस शक्ति पर काबरा
सर्वाधिक गर्व करता था, अंततः वही उसके लिए जानलेवा सिद्ध हुई। धन्यवाद।